इंग्लिश वाले देखते रहिए भैया आप भी बगल में। अगला प्रश्न देखते हैं, सारगेसो सागर की विशिष्टता क्या है? सारगेसो सागर की विशिष्टता क्या होती है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति, विशिष्ट समुद्री वनस्पति, ठीक है। ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवमंडल के आवरण के परत की मोटाई होती है। तो जीवमंडल के परत की जो जीवमंडल के आवरण के परत की जो मोटाई होती है वो 20 से 30 किलोमीटर की होती है, 20 से 30 किलोमीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने वाले भूगोलवेत्ता कौन है? तो भैया कौन है? हर्बर्टसन है। कब किया था? 1905 ईस्वी में। कहाँ के निवासी हैं? ब्रिटेन के, ठीक। ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने वहां पे लिख दिया। अगला देखते हैं 13वां नंबर पर, शुष्क रुद्धोष्म तापीय ह्रास दर कितनी होती है? कितनी होती भैया? तो लगभग 1000 मीटर पर 6.8 सेंटीग्रेड होती है। लगभग की मैं बात बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कभी कहीं पे 10 भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे वही नजदीक मिल रहा है, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। तो 1000 मीटर पर 6.8 सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र कहलाता है उसको चक्षु कहते हैं। चक्षु मतलब क्या होता है? नेत्र यानी आइज, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान भूत की कुंजी है जैसी मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किसने किया? तो जेम्स हटन महोदय ने किया। किसने करा? जेम्स हटन हटन ने। ये प्रश्न जो है पहले चैप्टर का प्रश्न है। तो चैप्टर आपका चैप्टर वाइज वीडियो हमने मतलब बीए के यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी है। पहला चैप्टर अपलोड हो चुका है, इससे पहले पुराने चैप्टर्स अपलोडेड हैं, ठीक है। अगले साल के वीडियो उसको देख लीजिएगा। हालांकि इस बार के मैं भी सिलेबस करवाऊंगा, तो बीए के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा सिलेबस, ठीक। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो सबसे अधिक स्थिर कौन सा? महासागर। महासागर जो होता है बहुत ज्यादा स्थिर परितंत्र होता है, पारितंत्र। जबकि वन ये बदलता रहता है, इधर उधर रेगिस्तान भी बदल सकता है और पर्वत भी बदलते रहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत, पठार, भ्रंश, मैदान, झीलें किस श्रेणी के उच्चावच है? भैया पहले चैप्टर का है ये। और उच्चावच मतलब होता है कि सबसे पहले कौन आया, फिर जिनका क्षरण होता है उसी को बोलते हैं। सबसे पहले क्या बना? महाद्वीप और महासागर बने हैं, तो पहले श्रेणी का उच्चावच महाद्वीप और महासागर हो गए। दूसरे श्रेणी में क्या बने? पर्वत, पठार, ये सब बने हैं। महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, कोबर का भूषण सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तमाम प्रकार के सिद्धांत आते हैं जिससे पर्वत निर्माण होते हैं। तो वहीं से क्या हो गया? पर्वत निर्माण हुआ, पठार बने हैं, ठीक है, भ्रंश यानी दरार पड़ी है उसमें, मैदान बने हैं, झीलें निर्मित हुई हैं। तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं भैया, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, ठीक। जबकि अपर्दन, अपक्षय, अनाच्छादन ये सब जो घटनाएं होती है यानी पर्वत का क्षरीकरण, पर्वत को कट 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 के गिरना, नदियों का बहना, ठीक है, ये सारी चीजें जब होती हैं तो ये क्या है? तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। समझ में आई बात? तो प्रथम श्रेणी का उच्चक महासागर महाद्वीप, द्वितीय का हो गया आपके पर्वत, पठार, भ्रंश, मैदान, झील। तृतीय का आपका हो गया अपर्दन, अपक्षय, ये सारी क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न। 18वां नंबर प्रश्न है मित्रों कि जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता तो ऐसे वलन को क्या कहते हैं? वलन मतलब क्या होता है भैया? वलन मतलब ऐसी ऐसी जो प्रक्रिया, जो पर्वत होते हैं, वलित मतलब कहीं पे जो है पहाड़ी है, चोटी है, फिर घाटी, फिर चोटी, फिर घाटी, फिर चोटी, फिर घाटी। तो इस प्रकार के पर्वतों को हम वलित पर्वत कहते हैं। इस प्रकार के पर्वतों में आपका जो है कौन कौन से पर्वत? आल्पस पर्वत आता है, एंडीज पर्वत आता है आपका, उसके बाद में हिमालय पर्वत आता है। तो दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत है। ध्यान रख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो भैया पूछा क्या गया? जब किसी वलन की दुई भुजाओं के बीच में, दुई भुजा कौन सी हो गई? ये भुजा, ये भुजा। अब इनके बिचवा में जब कोणवा बन रहा है वो 90 डिग्री से अधिक हो, तो 90 डिग्री से अधिक किस में होता है भैया? ओपन फोल्ड में, मतलब जो खुला वलन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। तो यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 180 से कम होता है। अब 180 डिग्री का हो जाएगा तो सीधी रेखा हो जाएगी, ठीक। 90 डिग्री का हो जाएगा तो इस प्रकार से वलन होगा, इस प्रकार से, ठीक, कि बीच में 90 डिग्री यहाँ पे बन जाए, ठीक। अब यहाँ पे क्या बना? 90 डिग्री से ऊपर बन रहा है, ये इस प्रकार से, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रो भैया जहां पे भी हाइड्रो लग जाए, हमने क्या बताया आपको? जहां पर हाइड्रो लग जाए उसी को हम एक जल के रूप में मानते हैं। तो इसमें जल शब्द किस में आ रहा है? एक जलीय पौधा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। हाइड्रो लग जाए तो जल से संबंधित है और हाइग्रो लग जाए तो वायु से संबंधित है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं भैया? वलित पर्वत भूतल के नवीनतम पर्वत है, बिल्कुल नवीनतम पर्वत है। दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत अपना है।
तो भैया कौन सा हिमालय पर्वत कैसा है, वलित पर्वत है, मतलब उसमें फोल्ड है इसे इसे। ठीक। दूसरा दिया है कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों के दबाव में होता है, तो इनका जो होता है क्या, अवसादी चट्टानों के दबाव व मोड़ के पड़ने से होता है, तो मोड़ पड़ता है, मोड़ पड़ना यही वलन मतलब होता है मोड़ पड़ना। ठीक। इसको ये भी सही है। इनमें सागरीय जीवों के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि भूसन्नतियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से पता चलता है। अब बचा कौन भैया, इनका निर्माण बड़े पैमाने पर चट्टानों में दरार या भ्रंश के निर्माण से होता है, इनका नहीं होता है, ये भ्रंश पर्वत बनते हैं इस प्रकार के निर्माण से। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को क्या कहते हैं। जब चट्टान में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं भैया, व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। क्या, व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और जब क्या होता है, जब चट्टाने जो है आमने सामने ना खिसकती हैं तो उसको सामान्य भ्रंश कहते हैं। मतलब एक दूसरे जैसे दो चट्टाने हैं, ये देखिए दो चट्टाने हैं, मान लिया ये चट्टान बीच में ऐसी चीज है, ये है एक। अब यहाँ से ये चट्टाने इधर अगर जा रही हैं, इधर की गति कर रही हैं, तो ये कैसा व्युत्क्रम भ्रंश इन दोनों के बीच में बनेगा, व्युत्क्रम भ्रंश। अगर यही चट्टाने जो है दूसरी तरफ जा रही हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको सामान्य भ्रंश कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इधर जा रहा है इधर जा रहा है। ठीक, तो इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो ये कैसा बल लग रहा है, संपीडनात्मक बल और संकुंचन बल एक होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से होता है, तो व्युत्क्रम भ्रंश इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, महासागरों में सूर्य की लंबा मतलब सूर्य की किरणें कितने अंदर तक जाती हैं या प्रवेश करती है। तो महासागरों में सूर्य की किरणें कितने अंदर तक प्रवेश करती है, तो लगभग जो है 400 मीटर तक जाती है, 400 मीटर तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चट्टानों में वलन की क्रिया होने पर वलन का कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग नीचे धंस जाता है, नीचे हुए धसे हुए भाग को क्या कहते हैं। तो जो निचवा धसा हुआ भाग होता है उसको अभिनति, और जो ऊपर उठा होता है उसको अपनति कहते हैं। भ्रंशन मतलब दरार होता है, भ्रंशन दरार एक ही चीज है। ठीक, तो यहाँ पे देखो चूतिया आपको कैसे बना रहा है, भ्रंशन दरार एक दे दिया, अभिनति अपनति दे दिया। वैसे देखो ऑप्शन में कितना सहज दिया आपको। तो चट्टानों में जब वलन होता है तो जो ऊपर ये उठा हुआ भाग होता है इसको क्या कहते हैं हम, तो जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं अपनति, और जो नीचे धसा हुआ भाग होता है यानी ये वाला, इसको कहते हैं हम सिंकलाइन यानी अभिनति। इसी को सिंकलाइन मतलब भूसन्नति भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। महासागरों में तापीय प्रतिलोपन की अवस्था कहाँ पाई जाती है। महासागरों में तापीय प्रतिलोपन लोमन की जो अवस्था होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो भैया इसमें नन ऑफ द एबव मतलब उपयुक्त में से कोनों में नहीं, ये पाई जाती है ध्रुवीय प्रदेशों में, मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बर्फ छपे होते हैं, हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बर्फ ज्यादा जमी हुई होती है। आगे देखते हैं, कौन सी संकल्पना के अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही तारा से हुई है मानी जाती है। तो भैया द्वैतवादी संकल्पना में द्वितारा सिद्धांत होते हैं, तो इसमें द्वितारा होते हैं। अद्वैतवादी में एक ही तारा होता है, एक तारा होता है अद्वैतवादी में, तो यही करेक्ट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन। ठीक, ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक संकल्पना दूसरी है, बिग बैंग थ्योरी में तारा नहीं होता है, गोला होता है बड़ा सा जो विस्फोट करता है। ठीक है, जॉर्ज लेमन तेरे ने थ्योरी दी थी बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसके कारण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और आजकल ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड बढ़ रहा है। ठीक, और एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो होंगी वो इकट्ठा हो जाएंगी, मतलब जो है समाहित हो जाएंगी, फिर उसे उतने गोले में चली जाएगी छोटे से। तो बहुत ज्यादा घनत्व था उस गोले का जब फटा था, तो उसी को बिग बैंग थ्योरी, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा बिग बैंग थ्योरी पर। ठीक, आगे बढ़ते, पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का व्यास कितना भैया, तो इसमें से देखिए 12,742 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास, और यहाँ पे 12,800 दिया है तो नहीं लगाएंगे। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन इसका डी लगाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक, डायमीटर पूछा गया था अर्थ का, अंग्रेजी वाले ध्यान दे दियो। अगला प्रश्न देखते हैं, द प्लेनेट नियरेस्ट टू अर्थ इज, तो मार्स भैया यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, मंगल। मंगल सबसे नजदीक ग्रह, प्लेटो जो है एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से हुई है। तो किसने बताया था भैया, किसने बताया था, ऑटो स्मिथ ने बताया था। कब बताया था, 1943 में। कहाँ के निवासी ऑटो स्मिथ, रूस के निवासी। ठीक, तो इसने बताया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति मानी इन्होंने गैस और धूल के कणों से मानी है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इन सभी सिद्धांतों को हम समझेंगे आगे। आगे देखते हैं, महान हिमयुग संबंधित है, तो प्लीस्टोसीन, तो प्लीस्टोसीन से संबंधित है महान हिमयुग।
अगला प्रश्न देखते हैं 30वां नंबर, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं तो कौन से? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप सबसे छोटे महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप दूसरे नंबर पर, अफ्रीका तीसरे नंबर पर, अमेरिका उत्तरी चौथे नंबर पर, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अंटार्कटिका उसके बाद में। अगला देखते हैं, पृथ्वी की आयु लगभग है, पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष, 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था। अगर ऑप्शन में आपको अरस्तु ना मिले भैया तो आपको इराटोस्थेनीज मिलेगा, उनको लगा दीजिएगा, उन्होंने भी कहा था गोलाकार है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ पे अरस्तु है ऑप्शन में, वैसे अरस्तु ही देगा क्योंकि इसीलिए प्रश्न पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार किस सागर में नहीं होते? ज्वालामुखी उद्गार जो होते हैं बाल्टिक सागर में नहीं होते, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? क्वार्टजाइट एक प्रकार की चट्टान होती है और एक प्रकार की क्या होती है? कायांतरित चट्टान होती है। तो ये कैसी होती है? ये भैया आपका जो है ऑब्सीडियन से होती है, ऑब्सीडियन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। इसका सूत्र क्या होता है? SiO2 होता है। इसका सूत्र SiO2 होता है, मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, और ये सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड सूत्र को क्वार्टाइज मतलब होता है। तो ये SiO2 मतलब SiO2 इसमें है, SiO3 इसमें है, तो ये मिल रहा है एक दूसरे से, तो क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टान होती है। जबकि जो चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3 होता है, और ऐसे बलुआ पत्थर का भी होता है। ठीक, इसमें बालू वगैरह खूब पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सबसे गहरी झील भैया बैकाल झील। काल क्या होता है? बहुत ज्यादा गहरा होता है काल। तो बैकाल झील बहुत ज्यादा गहरी, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे जो है एक सागर होता है जिसमें जो है ज्यादा पाई जाती है, तो वान झील तो है ही, वो मतलब कि सबसे ज्यादा लवणता वाली झील। लेकिन अगर सागर पूछे तो मृत सागर है। ठीक, ध्यान रखेंगे, मृत सागर भी आता है। ठीक, विक्टोरिया झील वो अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कितनी जो है ऊंचाई है, कितनी गहराई है? 744.4, 744.4 मीटर गहराई है बैकाल झील की। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न वैसे पूछेगा नहीं वो। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलर घाटी स्थित है। टेलर घाटी यानी टेलर वैली इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा भैया? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, सबसे सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सहारा का मरुस्थल होता है छोटी परीक्षाओं के लिए। अगर यूपीएससी में पूछा जाएगा तो आपका अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का मरुस्थल जो कि ठंडा मरुस्थल है। ठीक, तो कुल मिलाकर मरुस्थल का तात्पर्य हम गर्म स्थान से लेते हैं, या फिर तो मरुस्थल मतलब होता है मरी हुई भूमि जहां पर कुछ उत्पादित ना हो रहा हो। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हम अंटार्कटिका मारेंगे। लेकिन अगर अपने इस बीए की परीक्षा में आप सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। ठीक, यूपीएससी यानी आईएएस के परीक्षा में अंटार्कटिका का मरुस्थल। ठीक, अब पूछ लेता है आपसे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका कौन सा भैया? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है आपका गोबी का मरुस्थल। कौन सा? गोबी का मरुस्थल होता है। ठीक, और उसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है। गोबी का कहाँ पर है? चीन में, मंगोलिया के पास में। ठीक, ध्यान रखेंगे। और अब दक्षिण एशिया का पूछा है भैया, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या दक्षिण एशिया का। तो भारत वाला जो थार का मरुस्थल है यही है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक, थार वाला। आगे बढ़ते हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? प्रश्न देखिए पूछा गया, सहारा का मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अगला अपन देखते हैं, बृहत बेसिन अवस्थित है। बृहत बेसिन मतलब सबसे बड़ी घाटी किस नदी की होती है? तो साउथ अफ्रीका में है अमेजन बेसिन। अमेजन नदी की जो बेसिन है वो सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, मतलब दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की जो मतलब बेसिन सबसे बड़ी है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और जल धारण करने के हिसाब से सबसे लंबी मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजॉन नदी है वो। ठीक है, अमेजॉन नदी वो ब्राजील में पाई जाती है। ठीक, अगला पर देखते हैं, विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा मतलब सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को हम पश्चिम बंगाल का डेल्टा कहते हैं, यानी सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर मैग्रो नामक क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। मैग्रो नामक वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न, ये यार क्या हो रहा है? हमारा हाथ कब रहा है? एक मिनट रुकिएगा भैया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भैया?
सबसे लंबी है आपकी एंडीज। सबसे लंबी कौन सी एंडीज है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य प्रदन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने करा था, तो डेविस ने किया था। किसने करा था, डेविस ने। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे बात करी जाए सामान्य प्रदन की, सामान्य प्रदन पेंक ने करी थी। ठीक, लेकिन अपर्दन की परिभाषा इन्होंने भी दी थी, किसने, डेविस ने। तो भौगोलिक चक्र संकल्पना इन्होंने दी थी 1899 में। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन का क्या होगा, पेंक होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, पेंक। पेंक ने सामान्य प्रदन का सिद्धांत दिया, डेविस ने भौगोलिक चक्र संकल्पना दी। दोनों का सिद्धांत लगभग एक ही समान है। अगर सामान्य प्रदन पूछा जा रहा है तो पेंक ही लगाएंगे, भौगोलिक चक्र संकल्पना डेविस लगाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार की छत किसको कहते हैं। संसार की छत हम पामीर के पठार को कहते हैं। किसको, पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड पामीर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। भैया हृदय की धड़कन नहीं मापी जाती है सिस्मोग्राफ से, ना तो वायुमंडल का दबाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, किसमें, सिस्मोग्राफ से, रिक्टर स्केल के, रिक्टर पैमाने पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया है भैया आपका, अगला है कौन सा, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट कहाँ, किस देश में माउंट एवरेस्ट है बताइए। तो माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में, भारत में नहीं, नेपाल में है। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डविन ऑस्टिन, भारत में अवस्थित कंचनजंगा। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे लंबा, मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा, साल्टो एंजल, मतलब एंजिल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 700, मतलब 979 मीटर, और गहराई कितनी, 807 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, मशरूम चट्टान संबंधित है किससे है, मशरूम, ये है मरुस्थलीय स्थलाकृति है। मशरूम चट्टान संबंधित है मरुस्थलीय स्थलाकृति से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ अवसादी शैलों से ढके भाग का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत, 75% है। ठीक, अवसादी शैलों से ढके हुए भाग है। अगला देखते हैं, मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, अटलांटिक में है। अगला अपन देखते हैं, ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादित हुई। ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादित हुई कब, मतलब किसने प्रतिपादित की ज्वारीय, जेम्स जीन्स और जेफरीज ने, जेम्स जीन्स जेफरीज। अगला अपन देखते हैं, अग्नि वलय कहा जाता है। अग्नि वलय पैसिफिक जो है, जो पैसिफिक ओशियन के पास एक बेल्ट बनी होती है, परिप्रशांत परिमेखला। ठीक है, रिंग ऑफ फायर इसी को कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, रिंग ऑफ फायर इज कॉल्ड पैसिफिक बेल्ट। ठीक, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, इस सबको रट लीजिएगा। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्राम्बोली को, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ। कहां पर है, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है ये स्ट्राम्बोली। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, इटली में ही एटना ही स्थित है, एटना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विसुवियस वगैरह सब वहीं पर है। अगला अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप है, मतलब नदी के